नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार स्पेशल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से टोटल 10 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा हो। आज हम लोग इस बुक के 11वें चैप्टर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। इस चैप्टर में टोटल 13 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक के क्वेश्चन को डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक के संस्थापक कौन? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन कृष्णगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त और कुमारगुप्त तृतीय। देखिए, मगध के परवर्ती गुप्त शासक का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त याद रखिएगा। इसका टाइम पीरियड क्या है? 510 से लेके 525। अभी जो हम लोग मगध का परवर्ती गुप्त वंश को पढ़ रहे हैं, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 510 से लेके 725। याद रखिएगा, 510 से लेके 725। इसमें जो पहला राजा बनता है उसका नाम क्या है? कृष्णगुप्त। इसका टाइम क्या है? 510 से लेके 525। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परवर्ती गुप्त वंश, इसमें जो सब राजा पर क्वेश्चन है उसका नाम आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, ताकि आगे के क्वेश्चन में आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सके। पहला राजा कौन है? कृष्णगुप्त। दूसरा हर्षगुप्त। तीसरा जीवित गुप्त। चौथा कुमार गुप्त। पांचवा दामोदर गुप्त। छठा महासेन गुप्त। सातवां देवगुप्त। आठवां महादेव गुप्त। नौवां आदित्य सेन गुप्त और 10वां जीवित गुप्त। इसी 10 राजाओं जो है पर हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बेस्ड है। कृष्णगुप्त से लेके जीवित गुप्त तृतीय, जीवित गुप्त द्वितीय। इसका नाम क्या है? जीवित गुप्त द्वितीय। लास्ट राजा कौन है? जीवित गुप्त द्वितीय। तो चलिए देखते हैं, ये सब राजाओं को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? तो मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? इसका आंसर क्या होगा आपको? कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय जो है आपको इस परवर्ती गुप्त वंश का चौथा राजा है। देखिए, इस परवर्ती गुप्त वंश का चौथा राजा है कुमारगुप्त तृतीय। ये क्या करता है? मोखरी राजा ईशान वर्मा को पराजित करता है। ये मोखरी राजा ईशान वर्मा को पराजित करता है। तो यह है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्या करता है? ईशान वर्मा, मोखरी राजा कौन है? ईशान वर्मा, उसको पराजित करता है। ठीक, तो याद रखिएगा, चौथा जो है उत्तर गुप्त वंश का चौथा राजा कुमारगुप्त हुआ, जो जीवित गुप्त का पुत्र था। इसी के काल में यह वंश सामंत स्थिति से मुक्त हुआ और वो एक शक्तिशाली राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसने क्या किया था? आपको ईशान गुप्त जो मोखरी राजा है उसको पराजित किया था। ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? अबसड का लेख से हमें पता चलता है, जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इसने ईशान वर्मा को पराजित किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कुमारगुप्त, जो इस परवर्ती गुप्त वंश का चौथा राजा है। कृष्णगुप्त जो है आपको पहला राजा है। दामोदर गुप्त बाद में आएगा, कुमारगुप्त के बाद आएगा। देखते हैं, अब है अगला क्वेश्चन, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो कुमारगुप्त तृतीय ने मोखरी राजा को पराजित किया था। उसके बाद मोखरी राजा का जो बेटा हुआ, ईशान वर्मा का जो बेटा हुआ सर्ववर्मा, ये क्या करता है? इस कुमारगुप्त का जो बेटा है दामोदर गुप्त, उसको पराजित कर देता। तो कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को पराजित किया, ईशान वर्मा का बेटा क्या किया? दामोदर गुप्त को पराजित कर देता है। तो यहीं पर है, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। तो दामोदर गुप्त के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये दामोदर गुप्त कौन है? कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त शासक बना। उसका मोखरी प्रतिद्वंदी सर्ववर्मा था, जो ईशान वर्मा का पुत्र था। अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए उसने दामोदर गुप्त पर आक्रमण किया और युद्ध में उसे मार डाला।
यह जो युद्ध हुआ है कब हुआ है? 582 ईस्वी के आसपास हुआ है। यह युद्ध 582 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त। किस मोखरी शासक ने? ईशान वर्मा ने। ईशान वर्मा का जो बेटा सर्व वर्मा, ईशान वर्मा का बेटा सर्व वर्मा ने दामोदर गुप्त को पराजित करके मगध के अधिकांश हिस्से को जीत लिया था। और ये युद्ध कब हुआ है? इसका डेट जो अप्रोक्सीमेट है 582 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया? हर्षवर्धन का टाइम क्या है? 606 से लेके 647 तक। 606 से लेके 647 तक हर्षवर्धन शासन करता है। इसके समय में जो परवर्ती गुप्त शासक होता है उसका नाम है माधव गुप्त। याद रखिएगा, माधव गुप्त। ये जो है हर्षवर्धन का दोस्त होता है और हर्षवर्धन को मदद करता है और हर्षवर्धन इसको सपोर्ट भी करता है। तो यही हर्षवर्धन क्या करता है? इस माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाता है। तो हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया? तो माधव गुप्त। इसके बाद पढ़िए, हर्षवर्धन के समय में माधव गुप्त मगध में उसके सामंत के रूप में शासन करता था। वह हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र था। अवसड लेख से पता चलता है उसने अनेक शत्रुओं की विजय की थी। यह विजय उसने अपने सम्राट हर्ष की ओर से किया था। हर्ष चरित से पता चलता है जब हर्ष शशांक को दंडित करा था, बंगाल का राजा था ये शशांक, तो माधव गुप्त भी उसके साथ गया था। तो ये माधव गुप्त जो है कब तक शासन किया है? 650 ईस्वी तक शासन किया है माधव गुप्त। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय मगध का कौन राजा था? तो माधव गुप्त था, जो हर्षवर्धन का दोस्त था। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? हर्षवर्धन ने किसे मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा माधव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित होगी, जिसका अंत किया किसने? तो उसका अंत किसने किया? माधव गुप्त का जो बेटा होता है, माधव गुप्त का जो बेटा होता है आदित्य सेन। आदित्य सेन ये क्या करता है? आपको जो तिब्बत का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तिब्बत का जो साम्राज्य स्थापित हो जाता है उसको खत्म करता है। तो देखिए होता क्या है कहानी, हर्ष जब मरता है तो चाइना से एक बुद्धिस्ट आदमी आता है, चाइना से एक बुद्धिस्ट आदमी आता है, चाइना से एक बुद्धिस्ट आदमी आता है और हर्ष के जगह पर एक अर्जुन नाम का एक राजा बन जाता है। हर्ष की जगह पर अर्जुन नाम का एक राजा बन जाता है। ये बुद्धिस्ट जो आदमी आ रहा है उसको परेशान करता है, उसको ये अर्जुन परेशान करता है, बुद्धिस्ट एम्बेसडर को परेशान करता है। फिर ये बुद्धिस्ट एम्बेसडर चाइना जाता है, तिब्बत जाता है, तिब्बत से सेना लेके आता है, तिब्बत से सेना लेके आता है और अर्जुन को पराजित करके, अर्जुन को हरा करके तिब्बत लेके चला जाता है। और ये जो मगध वाला इलाका था यहाँ पर तिब्बत का शासन स्टार्ट हो जाता है, तिब्बत का शासन स्टार्ट होता है। फिर इस तिब्बत के राजाओं का जो शासन है इसको कौन खत्म करता है? आदित्य सेन खत्म करता है। एक बार पढ़ लेते, देखिए, हर्ष की मृत्यु उपरांत बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाया, चीनी यात्री को क्षति पहुंचाया। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण किया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित होगी। उसका अंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की, राजसी उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया? आपको आदित्य सेन, जो माधव गुप्त का बेटा था। और किस तरीके से तिब्बत की संप्रभुता बिहार में स्थापित हुई, तो ये भी हम आपको कहानी बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो मगध के परवर्ती गुप्त शासक में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है आदित्य सेन, माधव गुप्त का बेटा, माधव गुप्त का बेटा आदित्य सेन। ये जो है आपको अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो अपनी विजयों के फलस्वरूप उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अवसड लेख में कहा गया है वह इस जगत की रक्षा करता है, उसके श्वेत छत्र पर पृथ्वी सदा ढकी रहती है। मंदार लेख से पता चलता है उसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मंदार लेख से पता चलता है जो आदित्य सेन जो है 3 अश्वमेध यज्ञ किया है।
तो मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो हम देखते हैं आदित्य सेन। इसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलता है? तो मंदार लेख अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम राजा है आपको जीवित गुप्त द्वितीय, जो आदित्य सेन का बेटा है। जीवित गुप्त द्वितीय जो आदित्य सेन का बेटा है, और इसका शासन कब खत्म होता है? 725 ईस्वी। तो देखिए, फिर यह अनुमान लगा सकते हैं जीवित गुप्त के काल तक, लगभग 725 ईस्वी तक आदित्य सेन द्वारा निर्मित साम्राज्य सुरक्षित बना रहा। देवबर्माक से जीवित गुप्त का ही लेख मिलता है। तो इस मगध नरेश की पहचान जीवित गुप्त द्वितीय के साथ होती है। तो ये देखिए, जीवित गुप्त द्वितीय जो है इस परवर्ती गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा है जीवित गुप्त द्वितीय। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन है? जीवित गुप्त द्वितीय। प्रथम राजा कौन है? कृष्णगुप्त। नेक्स्ट, मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया? असंख्य शत्रुओं का विजेता किसको कहा गया है? तो यह है आपको कृष्णगुप्त, जो पहला राजा था मगध के परवर्ती गुप्त वंश का जो संस्थापक है कृष्णगुप्त, उसी के लिए अवसर लेख में कहा गया है असंख्य शत्रुओं का विजेता, अच्छे वंश कहा गया, अर्थात असंख्य शत्रुओं को इसने पराजित किया था। उसकी सेना में सहस्त्रों हाथी थी तथा वो विद्वानों से सदा घिरा रहता था, किंतु उसके द्वारा पराजित शत्रुओं के विषय में हमें ज्ञात नहीं होता है। तो अवसर लेख जो है उससे पता चलता है, जो राजा कृष्णगुप्त जो इस परवर्ती गुप्त शासक जो था, इस परवर्ती गुप्त वंश का जो संस्थापक था, उसने असंख्य शत्रुओं को पराजित किया, लेकिन उस किस शत्रु को पराजित किया उसका नाम के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। तो ये याद रखिएगा, मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रु का विजेता कहा जाता है? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को ही असंख्य शत्रुओं का विजेता माना जाता है, कहा जाता है। 8 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। कृष्णगुप्त के बाद शासन कौन करता है? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के बाद कौन शासन करता है? तो आपको हर्षगुप्त के बाद शासन करेगा जीवित गुप्त। ये जीवित गुप्त 1 है, और आखिरी जो परवर्ती गुप्त वंश का राजा है वो कौन है? जीवित गुप्त द्वितीय। अब देखिए, कुछ कुछ टाइटल दिया गया है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक उसकी उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो हर्षगुप्त का उपाधि क्या था? तो हर्षगुप्त को उपाधि था वीर योद्धा। हर्षगुप्त को क्या कहा जाता था? वीर योद्धा। उसके बाद जो जीवित गुप्त आता है, राजा बनता है। जीवित गुप्त का उपाधि क्या है? राजाओं में सिरमौर। राजाओं में सिरमौर। देखिए, जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर कहा गया। हर्षगुप्त को वीर योद्धा कहा गया था। उसके बाद आपको जो चौथा राजा बनता है कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय, इसको नाम है कुमारगुप्त तृतीय। ये जो है कुमारगुप्त तृतीय, आपको इसका टाइटल क्या है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, इसको हम लोग कुमारगुप्त तृतीय इसलिए कहते हैं, इसका नाम है कुमारगुप्त। लेकिन गुप्त वंश, जो गुप्त वंश हम लोग देखते थे 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त 1 के द्वारा स्टार्ट हुआ था, उस गुप्त वंश में 2 कुमारगुप्त आता है। उस गुप्त वंश में जो 319 से चंद्रगुप्त 1 से स्टार्ट होता है, फिर समुद्रगुप्त होता है, फिर आपको समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कुमारगुप्त आता है, फिर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है। यहाँ पर जो हम कहानी पढ़ते हैं उसमें 2 कुमारगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए ये परवर्ती गुप्त वंश में जो कुमारगुप्त है, इस कुमारगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? कुमारगुप्त तृतीय। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस कुमारगुप्त को क्यों कुमारगुप्त तृतीय कहते हैं। तो ये जो कुमारगुप्त तृतीय है, ये इंपॉर्टेंट राजा था, जिसने मौखरी राजा ईशान गुप्त को हराया था। कुमारगुप्त मौखरी राजा ईशान गुप्त को हराया था, जिसका टाइटल क्या है? महाराजा धीराज। तो कुमारगुप्त का टाइटल क्या है आपको? महाराजा धीराज। और आदित्य सेन, जो इस गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा है, उसका टाइटल क्या है? परम भट्टारक महाराज धीराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी का ऑप्शन ए। तो डी का ऑप्शन ए, तो ये नहीं होगा। उसके बाद बी का 2 ही है। तो हर्षगुप्त का क्या था? हर्षगुप्त का है वीर योद्धा। हर्षगुप्त का वीर योद्धा, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब जीवित गुप्त का क्या नाम है? राजाओं में सिरमौर। तो सी का सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया उसने समुद्र तट
तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है परवर्ती गुप्त वंश के तीसरे राजा जीवित गुप्त के लिए। परवर्ती गुप्त वंश के तीसरे राजा जीवित गुप्त के लिए कहा गया है। ये राजाओं में सिरमौर था। उसने समुद्र तट और हिमालय के शत्रुओं को जीता था, जो अपने शत्रुओं के लिए महाज्वर के समान था। उसने समुद्र तट और हिमालय के शत्रुओं को जीता था कि लेकिन ये इसके कौन शत्रु थे उस सबका हमको पता नहीं है। तो परवर्ती गुप्त वंश का जो तीसरा राजा है जीवित गुप्त, जिसको जीवित गुप्त वन भी कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है इसने समुद्र तट और हिमालय के शत्रुओं को जीता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई है? 647 ईस्वी में। याद रखिएगा, हर्षवर्धन प्राचीन भारत का आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो पुष्यभूति वंश का है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 6 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का। जब ये हर्षवर्धन मर जाता है तब जो परवर्ती गुप्त शासक राजा बनता है और अपने साम्राज्य मगध के साम्राज्य का फैलाव करता है, उसके क्षेत्र को विस्तृत करता है। तो ये कौन है? आदित्य सेन, जो परवर्ती गुप्त शासक में सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 655 से लेकर 675 तक। आदित्य सेन का टाइम पीरियड क्या है? 655 से लेकर 675 तक। और इसी के बारे में कहा गया है जो इसने पूरे जो साम्राज्य उसको बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया था। देखिए इसके बारे में कहा गया है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तथा ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत था। पश्चिम की ओर आदित्य सेन के राज्य में उत्तर प्रदेश के आगरा और अवध का विस्तृत भूभाग सम्मिलित था। इस प्रकार हर्ष की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला आदित्य सेन प्रथम शासक था। तो मगध के साम्राज्य को विस्तृत करने वाला आदित्य सेन हर्ष की मृत्यु के बाद प्रथम शासक था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आदित्य सेन, ऑप्शन ए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन सु भारत की यात्रा किया था? तो मगध के परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन सु भारत आया था। तो ये है आपको आदित्य सेन। ये जब हर्षवर्धन 647 ईस्वी में मर गया तो ये जो है चीनी राजदूत वांग हुएन सु आया था। इसी को जो अर्जुन, लोकल राजा जो अर्जुन था, परेशान किया। इसी को हर्षवर्धन के मरने के बाद जो लोकल राजा मगध में था अर्जुन, जिसका नाम है अर्जुन, इसी चाइनीज राजदूत को परेशान किया। इस चाइनीज राजदूत का क्या नाम है? वैंग हुएन सु। जब इसको परेशान किया अर्जुन तो ये गया अपने तिब्बत, अपने राजा के पास बताया जो हमको परेशान किया जा रहा है मगध में। फिर तिब्बत से सेना लेके आता है और अर्जुन को पराजित करता है। अर्जुन को पराजित करके फिर तिब्बत लेके चला जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो किस चाइनीज राजदूत को अर्जुन परेशान किया था, तो यही है वैंग हुएनसु। फिर क्या होता है, ये आपको वैंग जो है वांग हुएनसु जो है आपको आदित्य सेन के समय भी फिर मगध आता है। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा टाइम लाइन। वैंग हुएनसु आपको 648 के समय में आया था। डिफीट ऑफ अर्जुन बाय वैंग हुएनसु। फिर थर्ड मिशन ऑफ वैंग हुएनसु आता है 657 में। 657 ईस्वी में फिर वैंग हुएनसु आता है भारत में विजिट करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बेसिकली चाइनीज लोग आते थे बौद्ध धर्म की पुस्तक प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म को समझने के लिए ये चाइनीज लोग आते थे। याद रखिएगा, ये जो वैंग हुएनसु है आपको कब आया था? आदित्य सेन के टाइम आया था। किस प्रवर्ती गुप्त साम्राज्य के समय आया था? तो आदित्य सेन के समय आया था। इसका टाइम कब है, कब ये आया था वैंग हुएनसु? 657 में। उससे पहले भी आया था, तब मगध पर किसका शासन था? अर्जुन, लोकल राजा अर्जुन का था। ये वैंग हुएनसु के बारे में बोला जाता है जो ये 3 बार मगध आया है। तो दूसरी बार जब आया था तो ये आदित्य सेन का यहाँ पर शासन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आदित्य सेन के बारे में यहाँ पर लिखा है, जो कोरिया के बौद्ध यात्री अच्छा चीनी राजदूत वैंग हुएनसु ने 2 बार भारत की यात्रा की तथा आदित्य सेन ने उसकी हर संभव
सहायता की। आदित्य सेन जो है उसकी हर संभव यात्रा किया। ठीक है। थर्ड मिशन ऑफ वेंग वेनसु, तो कहीं 2 मिलता है, कहीं 3 मिलता है, तो उतना हमको याद नहीं रखना कि एग्जैक्ट, लेकिन ये याद रखिएगा वेंग वेनसु के कारण ही चाइनीज जो है अटैक मगध पर होता है। और वेंग वेनसु जब आदित्य सेन के समय में आता है, आदित्य सेन के समय में आता है, तो आदित्य सेन जो है वेंग वेनसु को बहुत रेस्पेक्टफुली रखता है, उसको मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम बताइए। इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। तो हम लोग देखें, सबसे पहले कौन है? कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त के बाद कौन है? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के बाद कौन है? जीवित गुप्त। जीवित गुप्त के बाद कौन है? चौथा राजा जो इंपॉर्टेंट था, मौखरी वंश के राजा ईशान वर्मा को हराया था ये कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त को कौन पराजित किया था? ईशान गुप्त का बेटा सर्ववर्मा। उसके बाद दामोदर गुप्त के बाद आता है महासेन गुप्त। महासेन गुप्त के बाद आता है देवगुप्त। देवगुप्त के बाद आता है माधव गुप्त। माधव गुप्त के बाद आता है आदित्य सेन, जो परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है आदित्य सेन। आदित्य सेन के बाद कौन आता है आपको? जीवित गुप्त टू। जीवित गुप्त टू, जिसके बाद ये परवर्ती गुप्त वंश खत्म हो जाता है। जीवित गुप्त टू आता है। तो ये यहाँ देखिए, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन और जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त द्वितीय। तो इस तरीके से परवर्ती गुप्त वंश के ये 10 राजा पर जो भी क्वेश्चन था, इस इम्तियाज अहमद बुक में हम लोग उसको डिटेल ढंग से डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो का अगर पीडीएफ और पीपीटी आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।